नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। देश भर में लोकसभा चुनाव की तारीखें आ चुकी हैं। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है। इसी चुनाव को लेकर 2024 को लेकर बीजेपी ने एक नारा दिया है कि अब की बार 400 पार। हालांकि जीत की गारंटी उसने दी है, लेकिन 400 पार सीटों के साथ गारंटी दी है। लेकिन क्या जमीन पर हकीकत इस नारे को सही करती है, सटीक बैठती है? क्योंकि देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी के सामने ठाकुर जो समाज है, जो राजपूत समाज है, वो सीधे तौर पर आकर खड़ा हो चुका है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये यूपी के सहारनपुर की हैं, जहां ठाकुर समाज ने सीधे सीधे कह दिया है, कसम खा ली है कि उस कैंडिडेट को वोट देंगे जो कैंडिडेट बीजेपी को हराएगा। और यह विरोध सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है, यह विरोध गुजरात भी पहुंचता है, हरियाणा भी पहुंचता है और राजस्थान भी पहुंचता है। तो आखिर वो कारण क्या है, किस वजह से जो ठाकुर समाज है वो बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो चुका है? क्योंकि इस समाज को अक्सर बीजेपी का कट्टर समर्थक बताया जाता है। तो इसी मुद्दे पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। ठाकुर पूरण सिंह जो अध्यक्ष हैं मजदूर किसान मोर्चा के, ये किसान नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एनएमएफ न्यूज पर। धन्यवाद। जिस तरीके से 7 अप्रैल के दिन आप ये जो तस्वीरें हैं, यहां इस मंच पर आप मौजूद थे, खुद इस जो जनता का जो नेतृत्व कर रहे थे आप खुद कर रहे थे, जो बातें यहां हुई, आखिर मसला क्या है, मुद्दा क्या है कि जो जिस वोटर को, जिस समाज को बीजेपी का कट्टर समर्थक कहा जाता है, वो अब बीजेपी हराओ आंदोलन शुरू कर रहा है? देखिए पुंडीर साहब, राजपूत समाज अच्छी चीज का हमेशा समर्थन करता है और ये समर्थन हमने भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिया, हमने राष्ट्रवाद के नाम पर समर्थन किया। लेकिन हमारे समर्थन को यदि कोई पार्टी यदि हमारा समर्पण समझ ले तो वो हम लोग समर्थन करें, समर्थन नहीं करते। अगर हम समर्थन करते हैं तो शायद कांग्रेस, समाजवादी, बसपा इस देश से कभी न जाती और भाजपा कभी इस देश में न आती। हम लोगों ने अच्छी चीज का हमेशा समर्थन करा, लेकिन अब जो गलत हुआ उसका विरोध करना भी हमारा धर्म है। तो मतलब अब वो समर्थन वापस खींच लिए हैं अपने हाथ बीजेपी से आपने? बिल्कुल 100%। कारण क्या है? कारण पार्टी को वोट देने के बाद जी 100% वोट देने के बाद जिस पार्टी की महापुरुषों का अपमान होता हो, हमारी मां बहनों को गाली दी जाती हो, हमारे ऊपर लक्षण लगाए जाते हैं, हमारे महापुरुषों को पूरी जाति का बताया जाता हो, उस पार्टी को 100% वोट देने के बाद भी हमारा सम्मान नहीं बच रहा, तो फिर ऐसी पार्टी में या ऐसे सांसदों के साथ रहने का क्या लाभ है? इसलिए राजपूत समाज इस बार पूरे भारत में इसका विरोध करता है और पूर्ण रूप से ये प्रयास करेंगे तो कहीं भी राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट न करे। अच्छा ठाकुर साहब, अगर मैं जो है ये गुर्जर वाला जो विवाद है, प्रतिहार जो का विवाद जो है, उसकी अगर मैं बात करूं कि अभी पिछले दिनों मैं उधर कैराना लोकसभा सीट पर था, वहां मैंने लोगों से बात की, तब वहां के मौजूदा सांसद हैं प्रदीप चौधरी, उनका नाम खुले तौर पर सामने आया कि इन्होंने जो है विवाद को उत्पन्न किया है और जो सरधना के विधायक हैं उनके साथ मिलकर उन्होंने सहारनपुर में एक सभा का आयोजन किया। तो ये इतिहास चोरी का क्या विवाद है, जरा एक बार ये भी बताइएगा। देखो, सारी दुनिया जाने कि इस देश में हमने राजपूत समाज ने चंदा इकट्ठा कर करके हजारों मूर्तियां लगाई इस देश में। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की मूर्तियां लगाई, पृथ्वीराज चौहान जी की मूर्तियां लगाई, मीर भोज जी की मूर्तियां लगाई, हमने हजारों मूर्तियां इस देश में लगाई। लेकिन एक मूर्ति के सामने भी आज तक राष्ट्रवादी कौम ने, इस राष्ट्रवादी जाति ने एक मूर्ति पे भी कभी राजपूत समाज का, राजपूत के नाम से एक बार भी किसी मूर्ति को कब्ज नहीं लिखा। और आज एक जाति, एक महापुरुष के नाम पर यदि ये समझती हो कि उससे मीर भोज गुजर मिटके वो गुजर हो जाएंगे, तो ये विवाद प्रदीप चौधरी के लिए भी, ये विवाद भारतीय जनता पार्टी के लिए भी फिर भारी पड़ना ही था। इसलिए उन महापुरुषों के अपमान पे उसे अपनी जाति में सम्मिलित करने के लिए, और वो भी अपमान शब्द के साथ, हमें कोई आग्रह नहीं है कि गुजर समाज में एक भोजपुर की मूर्ति न लगाना, लेकिन जैसे हमने आज तक एक भी जाति शब्द अपने महापुरुषों के नाम के सामने नहीं लिखा, वो भी ना लिखते। और भारतीय जनता पार्टी को कानून बनाना चाहिए था कि किसी भी महापुरुष के
के नाम के सामने कोई जाति सूचक शब्द नहीं लिखा जा रहा। लेकिन हमने विरोध करा कि जातिवादी व्यक्ति को टिकट मत दो, क्योंकि उसने लोकतंत्र को हत्या करने का काम करा। और भारतीय जनता पार्टी ने पहली लिस्ट में उसी फिर जातिवादी व्यक्ति का नाम लिया। उसके बाद आप लोगों ने विरोध भी किया। हमने कहा सैनिक को, कश्यप को, आप जिसे ब्राह्मण को, त्यागी को, जाट को चाहो टिकट दो, लेकिन इस व्यक्ति को टिकट मत दो। लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने हमारा प्रति संख्या का अपमान करने का काम करा। लेकिन ठाकुर साहब, जितना मैं आपको जानता हूं, आप बिल्कुल गैर राजनीतिक तरीके से काम करते हैं अपने संगठन के साथ। उसके बाद आप राजनीति जी नहीं, मैं राजनीति कब कर रहा? नहीं, राजनीति का कोई सवाल ही नहीं है। मैं उस समाज के साथ हूं जो समाज मेरा हमेशा सहयोगी रहा, इस देश का हमेशा सहयोगी रहा, भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी रहा। आज मेरे समाज को मेरी आवश्यकता है। जब मुझे समाज की आवश्यकता पड़े किसान आंदोलन में, हमने कभी कहा किसान आंदोलन में कि राजपूतों की बिजली फ्री होनी चाहिए, गन्ने का भुगतान राजपूतों को मिलना चाहिए, हमने कहा कि राजपूतों को पेंशन मिलनी चाहिए, हमने कहा देश के सभी किसानों और मजदूरों को पेंशन मिलनी चाहिए। लेकिन यदि जाति में जन्म लिया तो जाति के गौरव को यदि नष्ट करने का प्रयास करा जा रहा हो तो ठाकुर पूरन सिंह संगठन की परवाह नहीं करेगा, वो सिर्फ अपनी बिरादरी की परवाह करेगा, क्योंकि आज गौरवशाली इतिहास पर कहीं ना कहीं घात लगाने का प्रयास है। अच्छा, आपका जो दूसरा विरोध है वो ये है कि जनरल वीके सिंह का टिकट काट दिया गया गाजियाबाद से, और आपका कहना है कि कई और जो है राजपूत जो उम्मीदवार थे उनका भी टिकट काट दिया गया। इस बात में जो है ये भी आपका विरोध है? नहीं, ये मेरा विरोध नहीं है, लेकिन ये समाज का विरोध है, राजपूत समाज का ही विरोध, मेरा विरोध नहीं है ये। लेकिन राजपूत समाज का ये विरोध है कि जो व्यक्ति 5.5 लाख वोटों से जीता उसका आप टिकट काट दोगे, और जो व्यक्ति मात्र चुनाव में हार गए उन्हें आप टिकट दोगे। तो कहीं ना कहीं आपको ये महसूस करना पड़ेगा कि इस बार राजपूतों के साथ सब जगह छल करने की जो प्रवृत्ति है वो कहीं ना कहीं लागू करी जा रही है, और क्षत्रिय विहीन संसद का निर्माण करने का प्रयास है। क्षत्रिय विहीन करने का प्रयास राजनीति को? बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी जो है 12% सरकार का ऐसा दावा है कि 12% टिकट दिए गए हैं। जो अब तक 63-64 उम्मीदवार फाइनल किए गए हैं यूपी में, उनमें से 8 राजपूत समाज से हैं। अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि एक नारा आता है देश में, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। तो यूपी के आंकड़े देख के तो राजपूत समाज यूपी में तो 7% बताया जाता है। तो 7% के हिसाब से मैं ये कह रहा कि यदि 7% के हिसाब से राजपूत वोट तो 70% करें। आप उसकी संख्या क्यों देख रहे हो? आप उसकी वोट परसेंट देखो ना। आपको 90% वोट देता है, वो 70% से कहीं कम पोलिंग नहीं करता, तो आप उसकी जनसंख्या के आधार पर क्यों आकलन कर रहे हैं? आप उसकी वोट प्रतिशत के आधार पर आकलन करो। अच्छा, आपका जो विरोध है ये पश्चिमी यूपी में ही है या उत्तर प्रदेश में पूरा इसकी गिरफ्त में है? पूरे भारत में। और यदि भारतीय जनता पार्टी अमेरिका में भी चुनाव लड़ेगी, यहाँ भी विरोध करेगी। ठीक है, अगर सीधा सीधा मैं बात करूं, कैराना, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर, क्या बीजेपी को नुकसान होने वाला है इन सीटों पर? प्रयास करेंगे, बाकी ईश्वर अधीन है। माता शाकुंभरी देवी हमारे साथ है, हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार सफाया होगा। ठीक है। संजीव बालियान की अभी वो पिछले हफ्ते एक अपनी लोकसभा क्षेत्र में एक गांव में गए थे जहां उनकी गाड़ी पर हमला हुआ। राजपूत बाहुल्य गांव था। उसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि ये जो हमला करवाया गया है ये संगीत सोम के कहने पर करवाया गया है, क्योंकि एक दिन पहले ही संगीत सोम के भाई उस गांव में गए थे। हालांकि संगीत सोम ने उस बात को खारिज कर दिया कि इसमें कोई दम नहीं है इस तथ्य में। आप किस तरीके से देखते हैं उसे? देखिए, संगीत सोम के भाई की मैं 100% गारंटी ले सकता हूं कि वो व्यक्ति, हमला तो बहुत दूर की बात है, वो व्यक्ति अपनी जुबान से किसी को ऊंची आवाज में बात भी नहीं करता। वो मैं बहुत व्यक्तिगत उनसे मैं परिचित हूँ। हमला तो बहुत दूर की बात है, वो किसी से आज तक ऊंची आवाज में बात भी नहीं करते। जब संगीत सोम जी उनके सामने हो तो वो संगीत सोम के सामने खड़े होकर अपनी बात भी नहीं कह सकते। वो बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और ये आरोप बिल्कुल निराधार है। तो क्या इस बयान के बाद ठाकुर बनाम जाट है उधर? नहीं, जाट तो सारा भारतीय जनता पार्टी में लेके थे ना जैन जी। लेकिन आप अंदाजा लगाओ कि जाट बनाम राजपूत नहीं है, जाट बनाम संदीप बालियान या राजपूत बनाम संदीप बालियान नहीं है, राजपूत बनाम भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, अब मैं जो है उत्तर प्रदेश से गुजरात का रुख करूंगा। गुजरात में जिस तरीके से पुरुषोत्तम रूपाला ने बयान दिया, वो बयान आपने भी सुना ही होगा। मैं नहीं चाहता कि मैं जो है उस बयान को दोबारा यहां बताऊं।
तो उसके बाद वहां भी आप लोगों ने मांग की, वहां भी राजपूत समाज ने मांग की कि पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट काट दिया जाए, लेकिन मोदी शाह का हाथ है पुरुषोत्तम रूपाला पर, जिस वजह से अब तक टिकट नहीं कटा है। पुंडीर साहब, हम एक बात बताएं आपको, इस भारत में अब एक ट्रेंड है, नया ट्रेंड। राजपूत समाज को गाली दो और नेता बना, राजपूत समाज को गाली दो और नेता बना, और इन गालियों में सबसे बड़ी भूमिका यदि किसी पार्टी की अब तक है तो वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी। पुरुषोत्तम रूपाला हो, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे उनके क्षेत्रीय अध्यक्ष हो, आप बताओ, मैं उनका नाम तो नहीं जानता, लेकिन अलीगढ़ से एक विधायक है ब्राह्मण, उन्होंने ये कहा कि महाराणा प्रताप तो मांसाहारी थे, वो मांस खाते थे और उन्होंने जंगल वंगल में वो कहीं नहीं रहे। हमारी समझ में ये बात नहीं आई कि महापुरुषों के नाम से या गाड़ी देने से ही क्या इस देश में राजनीति चलेगी, या अन्य भाई पार्टी बनाने की जरूरत नहीं है, तो पार्टी मत बनाओ, ठाकरों को गाली दो और नेता बनो। तो इस पर कहीं ना कहीं सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और इस परिपाटी को बंद करना। ठीक है, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं अभी। राज शेखावत जब अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, वहां उनके साथ क्या कुछ हुआ, उसके बाद आपसे इसके बारे में जहां बात करेंगे। दिखाइएगा जरा। क्या कहोगे? दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो, चलो दरवाजा बंद करो, चलो यही जा, यही जा, ले जाओ, ले जाओ। ठाकुर साहब, राज शेखावत साहब को नहीं जाने दिया जाता उन लोगों के बीच जो लोग पुरुषोत्तम रूपाला का विरोध कर रहे हैं, जिन महिलाओं ने कहा था कि अगर पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट वापस नहीं लिया गया तो वो जोहर करेंगी। उसके बावजूद राज शेखावत साहब की पगड़ी तक का अपमान किया गया। देखो पुंडीर साहब, इस पगड़ी के लिए ना, इस पगड़ी के लिए हमने सिर कटवाए, और ये राज शेखावत की पगड़ी नहीं है, ये समस्त राजपूत समाज की पगड़ी है। इसलिए गुजरात में एक कसम के साथ ये कहा कि पुरुषोत्तम रूपाला को यदि सजा नहीं मिलती, टिकट से हमारा कोई मतलब नहीं है, अगर उसे सजा नहीं मिलती और उसकी गलती की माफी प्रधानमंत्री नहीं मांगते, तो मां कुलदेवी की कसम खाई कि भारतीय जनता पार्टी को एक वोट नहीं देंगे। और ये पगड़ी राज शेखावत की नहीं है, ये राजपूत समाज की पगड़ी है, क्षत्रिय समाज की पगड़ी है। इसका एक इंच इस भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। नहीं, लेकिन कहा तो फिर ऐसा जाता है कि आप लोगों के पास रास्ता क्या है जब आप वोटिंग करने जाएंगे वोटिंग के दिन? आखिरकार हिंदू मुस्लिम पर चुनाव होगा और आप वोट बीजेपी को ही देंगे। देखो पुंडीर साहब, हमारे पास बहुत रास्ते हैं, हमारे पास अरावली की पहाड़ियां हैं जहाँ हमने घास की रोटियां खाई है, हमारे पास बहुत रास्ते हैं, सभी राजपूतों के पास घर है। यदि हम कहीं भी नहीं जाएंगे तो अपने घर रहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। सरकार से कुछ संदेश आखिर में? सरकार को एक ही संदेश है कि वो चुनाव प्रचार से ज्यादा इस बार हवन यज्ञ करवावे बुद्धि शुद्धि के लिए, जिससे उन्हें भगवान बुद्धि और शुद्धि का प्रभाव डालने। तो विरोध सिर्फ आपका दिखावे का नहीं है, असल में आपका विरोध है कि आप बीजेपी को वोट नहीं देंगे। क्या इस बात को मान लें, आप जिम्मेदारी से कहते हैं इस बात को? हम कह रहे विरोध नहीं है, ये विरोध मत कहो, ये स्वाभिमान की लड़ाई है, और स्वाभिमान के लिए राजपूत हमेशा लड़ता आया, हमेशा लड़ता रहेगा। ये तो हमारे महापुरुषों की बात है, देश की सीमाओं पर लड़े, हर छत्तीस बिरादरी की सुरक्षा के लिए लड़े, इस देश को राष्ट्रवाद के लिए लड़े, 563 रियासतें दी, आरक्षण दिया, ऐसी जगह कानून झेल रहे। आप लगाओ कि इतना सब कुछ देने के बावजूद भी महापुरुषों का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा, उसके लिए हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार। तो मतलब ये एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, एक स्वाभिमान की लड़ाई है, जिस तरीके से आपने कहा। कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है ये कोई राजनीतिक मुद्दा है ही नहीं, ये स्वाभिमान की लड़ाई है, मान सम्मान की लड़ाई। ठीक है।
बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब आपका, हमें वक्त देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से आपने देखा, ये हमारे साथ थे ठाकुर पूरण सिंह, जिन्होंने ठाकुर समाज का जो विरोध है वो उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, देश भर के तमाम राज्यों से ठाकुरों का विरोध इस वक्त बीजेपी के खिलाफ भड़का हुआ है। और वो उनका मुद्दा है कि इतिहास चोरी का मामला है और स्वाभिमान का मामला है, और इस स्वाभिमान की लड़ाई में वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। तो अब देखना होगा 4 जून को जो नतीजे आते हैं 2024 के चुनाव के, उसमें इस विरोध का, इस स्वाभिमान की लड़ाई का कितना फर्क देखने को मिलता है। आपको ये चर्चा कैसी लगी, कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।